नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और भारत के भविष्य के लिए बेहद जरूरी टॉपिक पर बात करने वाले हैं। ये है क्रिटिकल मिनरल्स के लिए भारत की ग्लोबल स्ट्रैटेजी। तो सवाल ये उठता है कि आज की दुनिया में जहां रोज नए अलायंसेस बन रहे हैं, बिगड़ रहे हैं और कंपटीशन इतना ज्यादा है, कोई भी देश अपने भविष्य की नींव कैसे मजबूत कर सकता है? ये सिर्फ कुछ धातुएं या मिनरल्स हासिल करने की बात नहीं है। नहीं, ये बात है भविष्य में आत्मनिर्भर बनने की, सेल्फ रिलायंट होने की। अच्छा, तो ये क्रिटिकल मिनरल्स हैं क्या? देखिए, सीधी भाषा में कहें तो ये वो तत्व हैं जैसे लिथियम, कोबाल्ट, निकल, जो हमारी दुनिया चला रहे हैं। इलेक्ट्रिक कार से लेकर स्मार्टफोन तक हर चीज में यही हैं। अब भारत के जो बड़े लक्ष्य हैं, जैसे क्लीन एनर्जी, उनके लिए ये मिनरल्स बहुत जरूरी हैं। लेकिन दिक्कत ये है कि इनकी सप्लाई पर दुनिया के कुछ ही देशों का कंट्रोल है, और यहीं से सारा रिस्क शुरू होता है। तो इस पूरे कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट को समझने के लिए आज हम बात करेंगे कि आखिर चुनौती क्या है, भारत की स्ट्रैटेजी क्या है, कौन हमारे की पार्टनर्स हैं, सहयोग में कौन से नए रास्ते खुल रहे हैं, और आखिर में इन सब को मिलाकर भारत का पूरा स्ट्रैटेजिक फ्रेमवर्क कैसा दिखता है। चलिए शुरू करते हैं। चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर भारत को इतनी जल्दी एक्शन लेने की जरूरत पड़ी क्यों। मतलब प्रॉब्लम की जड़ क्या है, क्योंकि जब तक क्यों नहीं समझेंगे तब तक कैसे का कोई मतलब नहीं है। तो देखिए, भारत पर ना 3 तरफ से दबाव है। सबसे पहला, हम अपने क्लीन एनर्जी के लक्ष्यों के लिए इंपोर्ट पर बहुत ज़्यादा निर्भर हैं, मतलब बहुत ज़्यादा। दूसरा, और ये सबसे बड़ा है, चीन का पूरी दुनिया की सप्लाई पर दबदबा। ये एक बहुत बड़ा रिस्क है। और तीसरा, अब पूरी दुनिया एक नए तरीके से सोच रही है। वो डाइवर्सिफाइड और रिस्पॉन्सिबल सप्लाई चेन्स की तरफ बढ़ रही है। तो भारत को भी इस रेस में शामिल होना ही पड़ेगा। ये जो आप देख रहे हैं, ये तस्वीर पूरी कहानी कह देती है। बात सिर्फ माइनिंग की नहीं है, मतलब सिर्फ जमीन से खनिज निकालने की नहीं। असली खेल है प्रोसेसिंग का, उन्हें इस्तेमाल करने लायक बनाने का। और इस खेल में चीन का दबदबा साफ नजर आता है, और यही भारत के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। तो इन सब चुनौतियों को देखते हुए भारत ने क्या किया? एक बहुत ही स्मार्ट, एक 2 डायमेंशनल स्ट्रैटेजी तैयार की है। ये एक ऐसा प्लान है जो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों समस्याओं को एक साथ एड्रेस करता है। तो ये स्ट्रैटेजी काम कैसे करती है? देखिए, भारत एक ही समय में 2 मोर्चों पर काम कर रहा है। एक तरफ देश के अंदर ही अपनी कैपेसिटी बना रहा है, नई पॉलिसीज लाकर, डोमेस्टिक एक्सप्लोरेशन को बढ़ावा देकर। यह है लॉन्ग टर्म गेम। और दूसरी तरफ जो अभी की शॉर्ट टर्म जरूरतें हैं, उन्हें पूरा करने के लिए दुनिया भर में पार्टनर्स बना रहा है। और यही बैलेंस इस स्ट्रैटेजी को खास बनाता है। और भारत ने इस पर कितनी तेजी से काम किया है, इसका अंदाजा इस नंबर से लगाइए, लगभग 12। सिर्फ 5 सालों में 1 दर्जन से ज्यादा नई पार्टनरशिप्स। ये सुनने में तो बहुत इंप्रेसिव लगता है ना? पर असली सवाल तो ये है कि इन कागजी समझौतों का जमीन पर कितना असर हो रहा है। क्या ये पार्टनरशिप्स वाकई में काम कर रही हैं? तो चलिए अब जरा एक नजर डालते हैं भारत के इन मिनरल अलायंसेस पर। कौन है हमारे सबसे बड़े साथी, और ये रिश्ते कितने मजबूत हैं? सबसे पहले बात करते हैं हमारे सबसे भरोसेमंद साथियों की, ऑस्ट्रेलिया और जापान। इन्हें आप इस स्ट्रैटेजी के 2 सबसे मजबूत पिलर मान सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया के पास विशाल भंडार है और एक स्टेबल पॉलिटिकल सिस्टम है। 2022 में ही 5 लिथियम और कोबाल्ट प्रोजेक्ट्स की पहचान की गई है। और जापान के पास है कटिंग एज टेक्नोलॉजी, स्टोरेज और रिसाइकलिंग में महारत। तो उनके साथ हम जॉइंट माइनिंग और प्रोसेसिंग पर काम कर रहे हैं। अब आते हैं उन पार्टनर्स पर जिनमें पोटेंशियल तो बहुत है, लेकिन कुछ पेच भी हैं। जैसे अफ्रीका के देश नामीबिया, जाम्बिया, खनिज का खजाना है, लेकिन अब वो कहते हैं कि हम सिर्फ कच्चा माल एक्सपोर्ट नहीं करेंगे, हमारे देश में प्रोसेसिंग प्लांट लगाओ, हमारे लोगों को नौकरियां दो। और ये जायज़ भी है। दूसरी तरफ है अमेरिका, टेक्नोलॉजी में माहिर, पर उनकी अपनी ट्रेड पॉलिसीज, टैरिफ्स, इन सब के चलते सहयोग अभी भी बस बातचीत के दौर में ही अटका हुआ है। कुछ पार्टनर्स का रोल बड़ा यूनिक है, जैसे वेस्ट एशिया के देश यूएई, सऊदी अरब। वो हमें सीधे मिनरल्स नहीं दे रहे हैं, बल्कि वो पैसा लगा रहे हैं। मतलब वो दूसरे देशों में माइंस खरीदने के लिए हमें फाइनेंस कर रहे हैं। उन्हें आप इंटरमीडियरी पार्टनर्स कह सकते हैं। और फिर आता है रूस के पास भंडार तो बहुत हैं, लेकिन उस पर लगे सैंक्शंस और दूसरे लॉजिस्टिकल इश्यूज की वजह से वो हमारा मेन पार्टनर नहीं, बल्कि एक हेज है, मतलब एक बैकअप ऑप्शन।
लेकिन भारत की तलाश सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है, वो लगातार नए दरवाजे खटखटा रहा है। तो चलिए देखते हैं कि वो नए मोर्चे कौन से हैं जहां भारत अपनी पहुंच बना रहा है। इसमें 2 नाम सबसे ऊपर हैं, लैटिन अमेरिका और कनाडा। लैटिन अमेरिका में खासकर अर्जेंटीना और चिली में कॉपर, निकल और रेयर अर्थ्स पर फोकस है। काबिल ने तो अर्जेंटीना के साथ लिथियम के लिए 200 करोड़ की एक डील भी की है। कनाडा के साथ भी हमारे रिश्ते फिर से मजबूत हो रहे हैं, लेकिन यहाँ एक बात समझनी होगी, इन देशों के साथ पार्टनरशिप तभी कामयाब होगी जब रिश्ते स्थिर हों और डील सिर्फ कच्चा माल निकालने से आगे बढ़कर हो। तो हमने अलग अलग पार्टनर्स और अलग अलग देशों की बात कर ली। अब वक्त है इन सब टुकड़ों को जोड़ने का और ये देखने का कि ये सब मिलकर एक ग्रैंड स्ट्रैटेजी, एक बड़ा स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क कैसे बनाते हैं। ये जो 3 स्टेज सप्लाई चेन है, यही भारत की पूरी स्ट्रैटेजी का निचोड़ है। इसे ऐसे समझिए, पहला स्टेज है अपस्ट्रीम, यानी ऑस्ट्रेलिया, कनाडा या लैटिन अमेरिका जैसे देशों से कच्चा माल निकालना। फिर आता है मिड स्ट्रीम, इसमें जापान जैसे पार्टनर के साथ मिलकर उस कच्चे माल को रिफाइन और प्रोसेस किया जाता है। और आखिर में है डाउनस्ट्रीम, जहां EU या US जैसे पार्टनर्स के साथ मिलकर फाइनल प्रोडक्ट बनाया जाता है और R&D की जाती है। तो ये है ग्रैंड डिजाइन, एक ऐसा ग्लोबल इंटरकनेक्टेड नेटवर्क तैयार करना जहां हम किसी एक देश या किसी एक जगह पर निर्भर ना रहें। मतलब अगर कहीं एक जगह सप्लाई चेन में दिक्कत आ भी तो पूरा सिस्टम ठप ना हो। इसका मकसद है डिपेंडेंसी कम करना और भविष्य के लिए एक मजबूत सप्लाई चेन बनाना। और आखिर में हम इसी एक बड़े सवाल पर आके लुकते हैं। भारत का ये स्ट्रेटेजिक ब्लूप्रिंट कागज पर तो बहुत मजबूत दिखता है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन क्या ये दुनिया भर में चल रही जियोपॉलिटिकल उथल-पुथल के बीच टिक पाएगा? क्या ये वाकई भारत के लिए एक संसाधन संपन्न भविष्य को सिक्योर कर पाएगा? इसका जवाब तो खैर वक्त ही देगा।